हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ये टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। PDF स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। तो सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं। इंडिया हैज़ टू टाइप्स ऑफ पीपल। अब इंडिया में दो प्रकार के लोग रहेंगे, या फिर किसी भी देश में अगर हम करें, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं, तो सिटीज़न का मतलब क्या है इसको हम जानते हैं। तो सिटीज़न का मतलब यहाँ पे है फुल मेंबरशिप है ऐसे लोगों के पास में इंडियन स्टेट की। तो जिन लोगों के पास में फुल मेंबरशिप हो और ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हो। अभी सिविल राइट क्या होता है? आपको जो अधिकार मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और पॉलिटिकल होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक। आप डिबेट करते हो, ओपिनियन दे सकते हो, दैट इज़ अ पॉलिटिकल राइट। सिंपल है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे राइट्स, सम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट द एलियन। और किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास में ही है ऐसे राइट। जैसे आर्टिकल 15 है, याद कर लो। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30। दीज आर द राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 15 कहता है राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी रही थी, आपको याद होगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड द रेसिडेंस प्रोसेसन। तो बोलने का, एक्सप्रेस करने का, इकट्ठा होने का, एसोसिएशन बनाने का, कहीं जाने का, रिसाइड करने का, प्रोफेशन करने का अधिकार रहेगा, फ्रीडम रहेगी। कल्चर, एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। देन राइट टू वोट इन इलेक्शन इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पेशल राइट्स है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास में है। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप द पार्लियामेंट द स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल, चुनाव में वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिक को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, डेट इज़ अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल। इनके पोस्ट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। नाउ एलियन, अभी सेकंड जो टाइप है एलियन है, एलियन वो वाला एलियन नहीं है यहाँ पे, है ना, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी वाला। यहाँ पे एलियन हम बात कर रहे हैं ऐसे लोग जो सिटीजन नहीं है इंडिया के, दीज आर द एलियंस फॉर अस। नाउ एलियन मतलब सिंपल क्या हो गया? दे आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, किसी और स्टेट के नागरिक हैं। डू नॉट एन्जॉय ऑल सिविल पॉलिटिकल राइट। कुछ सिविल पॉलिटिकल राइट इनके पास में रहेंगे, लेकिन सारे के सारे सिविल पॉलिटिकल राइट नहीं रहेंगे। अब दो प्रकार के हमारे एलियन भाई बहन रहेंगे, फ्रेंडली एलियन एंड द एनिमी एलियन। अभी फ्रेंडली एलियन कौन होंगे? फ्रेंडली यानी सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज डेट हैव कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया, ऐसे देश जिसका अच्छा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल इजराइल, US, पाकिस्तान भी एनिमी तो नहीं है हमारा। देन सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री डेट इज़ वॉर विद इंडिया, जो युद्ध भारत के साथ में युद्ध कर रहा है, ऐसे देश के नागरिक हमारे क्या हो गए? एनिमी एलियन। फॉर एग्जाम्पल दे एंजॉय द लेसर राइट देन द फ्रेंडली एलियंस, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। सिंपल हो गया। तो ऐसे लोग जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, उनको हमने अधिकार कम दिए हैं। अब सर्टेन फैक्ट के बारे में करें जो हमें याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। सम ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स, सम ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, जो ड्यूटी है उनको याद करो। जैसे ड्यूटी क्या है? नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है। डिफेंडिंग द कंट्री, कंट्री की अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपनी सेवा देनी पड़ेगी। इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ as well as the naturalized citizen are eligible for the president office, while in the US only a citizen by birth is eligible। इस पर क्वेश्चन आया था 2022 में, 2022 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में क्या नेचुरलाइज पर्सन और बाय बर्थ दोनों एलिजिबल हैं राष्ट्रपति बनने के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन US में ऐसा नहीं है। US में सिर्फ वही राष्ट्रपति बन पाएगा जो वहाँ पर नागरिकता मिली है, जिसको बाय बर्थ। सिंपल है। इंडिया प्रोवाइड अ सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन ओनली है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के नागरिक बन पाओगे, भारत इसमें मानता है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो इंडिया की नागरिकता आपकी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ अ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। भारत में कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, सिटीजनशिप है इंडिया की। सम अदर फेडरल स्टेट लाइक US, स्विट्जरलैंड एडॉप्ट द सिस्टम ऑफ द डबल सिटीजनशिप, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में अगर बात करें, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है सिटीजनशिप के बारे में, तो याद रखना है पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। Article 5 to 11 are related to the constitutional provisions of the citizenship. Now Article 5 से क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप
एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5। तो जैसे संविधान लागू हुआ वैसे ही जो भी नागरिक बन गए, जो भी लोग देश में थे वो नागरिक बन गए, आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं उनको अधिकार दिया है नागरिकता का। आर्टिकल 6 इसके बारे में डील करता है। आर्टिकल 7 किसके बारे में डील करता है? आर्टिकल 7 डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान से आए थे, एक पाकिस्तान गए थे, हु लेटर रिटर्न टू इंडिया। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाने के बाद भी वापस आ गए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 है राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे लोग जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, तो ये आर्टिकल किससे डील करेगा? आर्टिकल 8। नाउ आर्टिकल 9 इज़ देयर। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। सिंपल, अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता लेता है, सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है, तो वो इंडियन सिटीज़न नहीं होगा। सिंपल है, नो पर्सन shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। आपने किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप ले ली तो फिर आप सिटीजन नहीं बन पाओगे आर्टिकल 5 में, ना 6 में, ना 8 में। सिंपल हो गया, सिंगल सिटीजनशिप है क्योंकि इंडिया में। नाउ आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन। कंटिन्यूएंस रहेगा किस किस कंडीशन में? कंटिन्यूएंस रहेगा एवरी पर्सन हु इज़ और इट्स डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provisions of this part shall subject to provision of any law that may be deemed by parliament continue to be such citizen। तो जो एक बार नागरिक बन गया वो नागरिक बना रहेगा। सिंपल, आर्टिकल 10 इसके बारे में कहता है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास में पावर रहेगा नागरिकों की अधिकारों को रेगुलेट करने का। रेगुलेट करने का वर्ड है, रेगुलेट किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। अब यहाँ से क्या आंसर मिलता है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कोई भी पावर नहीं है। यस, स्टेट लेजिस्लेचर के पास में पावर नहीं है। पार्लियामेंट डील करेगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। नाउ द Constitution does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship. It empower Parliament to enact a law to provide the such a matter. Very important. डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, संविधान हमें नागरिकता कैसे मिलनी है या फिर नागरिकता कैसे जानी है इसके बारे में नहीं बताता। ये काम कौन देखेगा? पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट कानून बनाएगा इस पर कि आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है या फिर आपको नागरिकता किस तरीके से मिल सकती है। सिंपल हो गया। नाउ द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक एनी प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। सिंपल है, पार्लियामेंट के पास में पावर है। किसके पास में पावर है? पार्लियामेंट हैव राइट टू मेक एनी प्रोविज़न। ना नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास हुआ विच हैज़ बीन अमेंडेड मैनी टाइम्स सब्सिक्वेंटली, मोस्ट रिसेंटली 2019 में जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था, बहुत इस पर डिबेट हुआ, डिस्प्यूट हुआ। नाउ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। अब नागरिकता लेनी है किसी भी इंसान को भारत की नागरिकता चाहिए, किस तरीके से लेगा? सबसे पहले कौन सा कानून है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसको याद कर लो, संविधान में नहीं लिखा है, वो तो उसी समय पे था जो पहले से जो पहले से फादर हैं, मदर हैं, या फिर जो पहले से संविधान लागू होने के समय पे थे उनके बारे में है। लेकिन अब जो किसी को नागरिकता लेनी है वो कैसे ले सकता है? अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिंपल है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन उसके पास क्या है? बाय बर्थ, पैदा होने से। बाय बर्थ का मतलब है आ पर्सन बॉर्न इन इंडिया। कोई व्यक्ति अगर इंडिया में पैदा होता है तो बाय बर्थ ही इज़ एन इंडियन सिटीज़न। सिंपल हो गया। तो इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट है 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी सिटीज़न इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट, उसके पेरेंट कहीं भी पैदा हुए हों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर, लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 और 1947 के बीच में वो भारत में पैदा हो गया तो वो भारत का नागरिक बन गया।
नेक्स्ट 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में इस सिटीज़न वो नागरिक माना जाएगा यदि इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। अब क्या हो गया, पहले कोई भी पेरेंट, दोनों पेरेंट नहीं चाहिए थे फर्स्ट केस में दोनों नहीं चाहिए थे। सेकंड केस में क्या आ गया, सेकंड केस में आ गया कम से कम कोई एक, ईदर ऑफ हिज पेरेंट, माँ बाप में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो उस समय जब वो पैदा हो रहा है भारत के अंदर, तब वो नागरिक कहलाएगा। इसके आगे चले जाओ, ऑन एंड आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद में क्या कंडीशन आ गई थी, इस सिटीज़न अब नागरिक अब माने जाएगा, तब कब माना जाएगा, कंडीशन है इफ़ बोथ दी पेरेंट्स आ गया, बोथ दी पेरेंट पहली बार आया 2004 के बाद में द सिटीज़न ऑफ इंडिया और वन ऑफ द माई पेरेंट इज सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। या तो दोनों हो या तो दोनों में से एक कोई हो, और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, नॉट एन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए टाइम ऑफ द बर्थ, तब जाके आपके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। सिंपल, अ पर्सन शैल नॉट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, सिटीज़न नहीं कहलाएगा बाय बर्थ, कौन नहीं कहलाएगा, इफ़ ईदर हिज फादर और मदर इज़ अ फॉरेन डिप्लोमेट है, नहीं कहलाएगा। याद कर लो, सिटीज़न नहीं कहलाएगा, शैल नॉट बी द सिटीज़न इफ़, कौन सी कंडीशन है, फॉरेन डिप्लोमेट का नहीं कहलाएगा और नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ईदर हिज फादर और मदर इज़ एन एनिमी एलियन, अगर एनिमी एलियन है तो नहीं कहलाएगा, फॉरेन डिप्लोमेट है तो नहीं कहलाएगा, बाय बर्थ अकर्स इन अ प्लेस अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द एनिमी। सिंपल है, तो ये 2 कंडीशन याद रखनी है। फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे अगर भारत में पैदा होते हैं तो नहीं कहलाएंगे, और ही और सी इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। और इधर हिज फादर और मदर इज़ एनिमी एलियन है उसके मम्मी पापा में से कोई और एक या दोनों बर्थ अगर इन द प्लेस अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ एनिमी। सिंपल, तो इस केस में आपका बच्चा पैदा होने के बावजूद भी भारत नागरिक नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, तो पहला कंडीशन देखा, बाय बर्थ कौन भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब देखते हैं बाय डिसेंट। अब बाय डिसेंट का मतलब क्या है, बाय डिसेंट का मतलब होता है ना वंशानुगत, ऐसा कुछ आपके वंशज है ना, फोर फादर्स। सो सिंपली अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो भारत देश के बाहर भी पैदा हो रहा वो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएगा इफ़ पहली कंडीशन अच्छे से बिटवीन 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 1992, यहाँ पे लंबा गैप है। इफ़ हिज फादर सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसका पिता अपने जन्म के समय भारत का नागरिक बन गया था, तब ऐसे पिता के बच्चे को क्या बोलेंगे हम, नागरिक बोलेंगे बाय डिसेंट। सिंपल है। या फिर अब डेट चेंज हो गई, 1992 के आगे आ जाओ, 2004 में आ जाओ, तो डेट याद रखो 1992 और 2004, डेट से बहुत कुछ होता है। कारगिल वॉर हो रही थी, 2004 में चेंज होते जाए, गवर्नमेंट चेंज आती है तो आइडियोलॉजी में चेंज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आते हैं। नेक्स्ट, इफ़ ईदर ऑफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ इंडिया, तो क्या एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो दोनों में से किसी एक, माता पिता में से कोई भी एक अगर भारतीय नागरिक है तो वो बाय डिसेंट भारत की नागरिकता ले सकता है। नेक्स्ट इज ऑन द डेट आफ्टर 2004 के बाद में क्या कंडीशन हो गई, ओनली हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट द इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द बर्थ। 1 साल के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर बर्थ होने के बाद, और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। और अगर 1 साल तक नहीं कर पाया रजिस्ट्रेशन तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो, तब जाके आप बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन बन सकते हो। फर्दर द पेरेंट्स हैव टू डिक्लेयर इन राइटिंग द माइनर डज नॉट होल्ड पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। तो माता पिता किसी और देश के हो सकते हैं, बट उन्होंने दूसरी नागरिकता ले ली, वो यूएस में जाके हो गया, अब उनका बच्चा हो गया, अब उनका बच्चा इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो माँ बाप को लिख कर देना पड़ेगा कि उनके पास किसी और, उसके बच्चे के पास में किसी और देश का क्या नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, मतलब किसी और देश का भी वो नागरिक नहीं बना। थर्ड तरीका है, थर्ड वे टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज़ बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप सिटीज़न बन सकते हो इंडिया के। तो यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग पर्सन्स कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। कौन कौन लोग, पहला है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, सेकंड है पर्सन हु मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए 7 ईयर्स के लिए बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, और माइनर चिल्ड्रन ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन। तो ये कंडीशन आपको बस इतनी थोड़ी सी याद रखनी है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। या फिर
पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड होना चाहिए पेरेंट्स, और हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले उनके माता पिता भारत के नागरिक थे लेकिन बाद में नहीं रहे, हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर इमीडिएटली बिफोर द, तो 1 साल यहाँ पे रहना चाहिए। हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक आप ओवरसीज रजिस्टर्ड हो, OCI हो, होल्डर हो, और 1 साल तक आपको इस देश में रेसाइड करना पड़ेगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप भारत की नागरिकता के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। सिंपल है। नाउ एन एप्लीकेंट सेल बी डीम टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ़, अब कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएगा, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है ही हैज़ रिसाइड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने मतलब 1 साल, इमीडिएटली बिफोर द मेकिंग एन एप्लीकेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 1 साल रहना पड़ेगा देश के अंदर। ही हैज़ रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द 8 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसाइडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर। ठीक है, कम से कम 6 साल, 8 साल तो रहना चाहिए, और 8 साल में कम आप आते रहे, बाहर चले गए, फिर वापस आ गए। अदनान सामी है ना, इन लोगों के लिए ये क्लॉज है, तो वो लगभग कम से कम 8 साल रहे हों, 8 साल पीरियड तक उन्होंने यहाँ पर रहे हों, और आना जाना सब हटा के कम से कम 6 साल तक वो भारत में रहे, और उस 6 साल के बाद में एप्लीकेशन देने जा रहे हो तो एप्लीकेशन देने से पहले 12 महीने देश में रहते हो। ऑल द अबव कैटेगरी ऑफ पर्सन मस्ट टेक ओथ ऑफ एलिजियंस बिफोर दे रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, अभी तक हमने ओथ ऑफ एलिजियंस नहीं पढ़ा था। ओथ ऑफ एलिजियंस सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में है, जब आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करते हो। ओथ कब होगा? जब आप एलिजियंस के करोगे। बाय बर्थ आपको ज़रूरत नहीं है, बाय डिसेंट आपको ज़रूरत नहीं है, बाय रजिस्ट्रेशन आपको ओथ लेने की ज़रूरत है, आपको शपथ लेने की ज़रूरत है भारतीय संविधान की। देन फोर्थ वे टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप इज़ बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अभी नेचुरलाइजेशन क्या कहलाता है इसके बारे में जानते हैं। तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय फॉरेनर, नॉट इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, फॉरेनर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, फॉरेनर ले सकता है नेचुरलाइजेशन से। किस तरीके से? ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बाय 12 ईयर, 12 साल तक आप भारत में रहते हो, थ्रू आउट द पीरियड 12 मंथ इमीडिएट पर्सन प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशंस। तो 12 साल वो भारत देश में रहा हो, एंड period of 12 month immediate presiding the date of, and 11 years in aggregate in the 14 years presiding the 12 month and the other organization। तो लंबा चौड़ा ये लेख है, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ सब्जेक्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ नेचुरलाइजेशन, मतलब ऐसे देश का नागरिक ना हो जहाँ पे इंडियन बाय नेचुरलाइजेशन से उस देश का सिटीज़न नहीं बन सकता है, तो ऐसे देश के नहीं होने चाहिए आप। और renounce the citizenship of other country in prevent of his applications for Indian citizen being accept हो जानी चाहिए आपकी renounce, और good character होना चाहिए आपका, good character हो, renounce the citizenship of another country, और not be a subject of another country, और illegal migrant नहीं होना चाहिए, adequate knowledge हो, language specified 8th schedule में हो, या फिर intention to reside in India order to enter into continue to service under the government of India under the integration organization। सिंपल। नेचुरलाइजेशन का मतलब है लंबे समय के लिए आप भारत में रहते हो, अपनी सर्विस देते हो, गाना गाते हो, डांस करते हो, मूवी एक्टर वगैरह ये सब ले सकते हैं, लगभग 14 साल 15 साल तक रहते हैं, तब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे वेव ऑल एनी ऑफ द अबव कंडीशन फॉर द नेचुरलाइजेशन। समझ में आई? सरकार को जिस पे दिल आ गया तो सरकार कह सकती है आओ बेटा आ जाओ, हम तुम्हें नेचुरलाइजेशन से भारत का नागरिक बनाते हैं। इफ़ इन इट्स ओपिनियन द पर्सन हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द कॉज ऑफ द साइंस फिलॉसफी ऑफ द लिटरेचर वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस जनरली। सिंपल है ये कंडीशन, अगर ऐसा फुलफिल होता है, नहीं होता तो भी दे देगा। ऑल सच पर्सन्स हु एक्वायर सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन शैल टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन ओथ ऑफ एलिजियंस हमने सिर्फ 2 कंडीशन में देखी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओथ ऑफ एलिजियंस कहाँ पे लेना जरूरत है, शपथ लेना कहाँ पे ज़रूरत है? बाय द वे ऑफ बर्थ, बाय वे ऑफ डिसेंट, बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओथ की ज़रूरत है, और आप जब नेचुरलाइजेशन से होते हो तब यहाँ से ज़रूरत है। क्यों है? याद करने का सिंपल ट्रिक है, क्योंकि आपका ब्लड इंडियन नहीं है, आपका ब्लड इंडियन नहीं है, दैट इज़ वाई यू हैव टू टेक ओथ। याद करने का तरीका सिंपल यही है, आपका खून भारतीय नहीं है, आप बाहर से आए हो, हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन आपको शपथ लेनी पड़ेगी। अब बाय बर्थ में क्या होता है, आप भारत में पैदा हो रहे हो तो आपका खून भारतीय है, या फिर आपका डिसेंट यानी आपके मम्मी पापा में से कोई ना कोई तो होगा भारतीय, तो आपके ब्लड में एक देशभक्ति होगी, ब्लड में आपके
वो है, भारतीयता है, इंडियननेस है, दैट इज़ वाई। सो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन में आपको ओथ लेनी पड़ती है। नाउ फिफ्थ वे इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर कोई भारत क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम को भारत ने अपने यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया था, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहाँ के जितने भी नागरिक होंगे इंडियन पार्लियामेंट पास करेगा एक एक्ट, वहाँ के सारे नागरिक इंडियन नागरिक कहलाएंगे अब, है ना। इफ़ एनी foreign territory becomes the part of India, the government of India may by order notify in the official gazette specify the persons who shall be citizen of India by the reason of their connection with the territory, and those persons shall be citizens of India as from the date of the specified in the order। स्पेसिफाइड ऑर्डर में बताया जाएगा कौन कौन से लोग रहेंगे, कौन कौन से लोग नहीं रहेंगे। तो सॉरी, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, सरकार चाहे तभी ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल पुदुचेरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ पुदुचेरी बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजन पुदुचेरी ऑर्डर 1962। 1962 में ऐसा हुआ था जब पुदुचेरी इंडिया में मिला था अंडर द सिटीजनशिप ऑफ 1955। इंपॉर्टेंट, याद हो गया। नाउ लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में देखते हैं कि किसी की नागरिकता किस तरीके से जा सकती है या ख़त्म हो सकती है या छोड़ सकता है। तो लॉस ऑफ सिटीजन कैसे होगा, सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। फर्स्ट है रिनंसिएशन, अभी रिनंसिएशन, फिर है टर्मिनेशन एंड लास्ट इज योर डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट। 3 तरीके से ही आपकी नागरिकता जा सकती है, ख़त्म हो सकती है। जल्दी से समझ लेते हैं रेनंसिएशन क्या है। रेनंसिएशन का सिंपल है, आपको अब अमेरिका में जाके बचना है, आपको भारतीय नागरिकता की जरूरत नहीं है, आपने छोड़ दी। दैट इज द रेनंसिएशन ऑफ द सिटीजनशिप। इफ एनी सिटीजन ऑफ फुल एज and capacity who is all citizen of or national of another country makes a declaration renouncing the Indian citizen। ठीक है, दूसरे देश का नागरिक हो गया और आपने डेक्लेरेशन कर दी कि अब मुझे भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, सिंपल रेनंसिएशन हो गया। इतना समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझने की जरूरत है। पढ़ना है तो पूरा पढ़ लो। प्रोवाइडेड इफ एनी सच डेक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द एनी वॉर, कोई युद्ध के समय होता है, इंडिया में भी इंगेज रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ द सिंपल है। अगर युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय में आप ऐसा डेक्लेरेशन करते हो कि मुझे भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, तो आपकी वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सरकार डिसाइड करेगी एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, सिंपल है, युद्ध के समय में। और वेर अ पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन सेल बी देयर ओन अपॉन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपके मम्मी पापा ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, लेकिन आपकी उम्र 16 साल से कम है, 14 साल से कम है, 18 साल से कम है, तो आप भी भारत के नागरिक नहीं रहोगे अब। ठीक है, एनी सच चाइल्ड में विद इन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द 18 ईयर्स, 18 साल के बाद में आप कभी भी डिक्लेयर कर सकते हो डेट ही विशेस टू रिज्यूम द इंडियन सिटीजनशिप। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए है 18 साल होने के बाद में, नहीं तो आपकी नागरिकता तो गई। रेनंसिएशन समझ में आ गया, आपने खुद छोड़ दी। रेनंसिएशन मतलब है आपने अपनी नागरिकता खुद छोड़ दी, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप का मतलब क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु वॉलंटरली एक्वायर और हैज़ टू एनी टाइम बिटवीन दी 26 जनवरी 1950 और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री सीज टू बी सिटीजन। किसी ने भी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, फिर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपकी नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। सिंपल है। हाउ इट डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द एनी वॉर, वॉलंटरी एक्वायर कर दो हो, खत्म हो जाएगी अपने आप। डज नॉट अप्लाई टू द ड्यूरिंग एनी वॉर विच इंडिया में इंगेज, अगर भारत उसका पार्ट है, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, अगर इंडिया इसमें इंगेज हो जाए और कोई अपनी भारत की किसी देश की, रसिया की नागरिकता ले ले या यूक्रेन की नागरिकता ले ले, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि भारत के पास में पावर रहेगी उस बदमाश को पकड़ के घर में घसीट के ले आने की, बिकॉज वो इंडिया के सिटीजन है और इंडियन गवर्नमेंट के पास में उसकी पावर है, अथॉरिटी है। Next is the acquisition of another country passport is also deemed as a citizenship of Rule 1956। Very very important। अगर आपने दूसरे देश का पासपोर्ट भी लिया है, तब भी आप माने जाओगे कि आपने दूसरे देश की नागरिकता ली है by voluntary acquisitions of another country and nationality। सिंपल, अब आपकी नागरिकता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो अपने आप ख़त्म होती है, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। जब आप छोड़ते हो उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। और जब सरकार आपसे छुड़ा ले उसे बोलते हैं डेप्रिवेशन। सरकार क्यों छुड़ाएगी, चलो समझते हैं। इफ़ सिटीजनशिप ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का था, कंसेलमेंट ऑफ एनी मटेरियल, है ना, रजिस्ट्रेशन कराया था आपने, या फिर जो नेचुरलाइजेशन आपका हुआ था वो गलत था, तो भारत सरकार आपसे छुड़ा लेगी फ्रॉड और फॉल्स के बेसिस पे। सिटीजन हैव सोन हिमसेल्फ बाय एक्ट स्पीच टू डिसलॉयल और डिसअफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने भारत के संविधान की कहा जाए डिसलॉयल किया है, आपने उसकी बेइज्जती की है, भारतीय संविधान के प्रति
आपने अपनी आस्था व्यक्त नहीं की, तो इस केस में भी आपकी नागरिकता जा सकती है, सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है। नेक्स्ट इज इफ सिटीजन है ड्यूरिंग द वॉर इन विच इंडिया में बी एंगेज्ड अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी, आपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया या फिर दुश्मन के बिना परमिशन से, सरकार की बिना परमिशन के साथ में दुश्मन के साथ में काम करते हो, एंगेज करते हो बिजनेस में, तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। इफ़ द सिटीज़न विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर या फिर नेचुरलाइजेशन के नागरिक बने हो या फिर रजिस्ट्रेशन से नागरिक बने हो, और आपके साथ क्या हो जाता है, बी सेंटेंस्ड एनी कंट्री इम्प्रीजनमेंट ऑफ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 2 year, आपको 2 साल से ज़्यादा की जेल हो जाए विदेश में, और आपकी रजिस्ट्रेशन को, नेचुरलाइजेशन को पूरे 5 साल भी नहीं हुए थे, ऐसे केस में आपकी नागरिकता सरकार ख़त्म कर देगी। सिंपल है। और लास्ट केस क्या है, इफ़ सिटीजन है बी ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 year, नॉट एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया, पीपल इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 7 members। सिंपल है, अगर आप देश से लगातार 7 सालों के लिए बाहर रहते हो, आपकी नागरिकता सरकार ख़त्म कर सकती है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब OCI कार्ड होल्डर क्या कहलाते हैं, OCI कार्ड होल्डर क्या कहलाते हैं, या फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या कहलाते हैं, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। हु इज़ एलिजिबल कौन है, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को हम OCI कार्ड होल्डर नहीं देंगे, या फिर सच अदर कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलती है। अभी किसके लिए बोल के रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को हम OCI नहीं देंगे। सिंपल है, एक फैक्ट तो यहीं से याद करने वाली चीज़ हो गई। अब किसको देंगे वो देख लो, किसको देंगे। हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिया, वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले कभी आप नागरिक रहे हो किसी भी समय पे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी और देश के नागरिक हो लेकिन आप भारत के नागरिक बनने के लायक थे लेकिन आप बने नहीं संविधान लागू होने के समय पर, या फिर सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग्ड टू टेरिटरी डेट बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे मान लीजिए सिक्किम में थे, सिक्किम से आप US चले गए आज से 50 साल पहले, सिक्किम इंडिया में आ गया, लेकिन वापस से आप आना चाहते हो तो अब तो सिक्किम है नहीं, सिक्किम इंडिया का पार्ट हो गया। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द OCI कार्ड होल्डर। सिंपल, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर हु इज़ अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ सिटीजन, सिंपल है कि चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड तब आप माना सकते हो। अ पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन मेंशन्ड इन द क्लॉज ए, और पर्सन हु इज़ अ माइनर चाइल्ड बोथ पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन, या फिर स्पाउस ऑफ द फॉरेन ओरिजिन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे आप भारत के नागरिक हो लेकिन आपने शादी की है किसी विदेशी से, सो फॉरेन स्पाउस है आपका, है ना, आपका जीवन साथी कोई विदेशी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है OCI के लिए। हुज मैरिज हैज़ बीन रजिस्टर्ड, आपका मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, और कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, सबसाइटेड, है ना, हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड सबसेटेड फॉर। तो लगभग आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने शादी की किसी विदेश से, आप भारत के नागरिक हो लेकिन आपने जिससे शादी की वो भारत की नागरिक नहीं है, तो 2 साल रजिस्ट्रेशन कराने के 2 साल बाद फिर आप अप्लाई करते हो OCI के लिए। सिंपल, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ राइट्स नॉट अवेलेबल टू OCI, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो OCI के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट्स, अधिकार, सारे के सारे अधिकार तो OCI को हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखना, OCI कार्ड होल्डर्स आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर सिंपली पीपल हैविंग सम स्पेशल प्रिविलेजेस विद द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सम स्पेशल प्रिविलेज दिया है ऐसे लोगों को, और कुछ भी नहीं है, वो नागरिक नहीं है भारत के, याद रखना हमेशा। नाउ OCI इज़ नॉट एंटाइटल टू वोट नहीं दे सकते हो आप, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, है ना, कैन नॉट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं जा सकते हो, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैन नॉट नॉर्मली होल्ड एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट, नॉर्मली आप सरकार नौकरी नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अधिकार आपको नहीं रहेंगे। अब बेनिफिट कौन से हैं, लोग लेते क्यों हैं OCI कार्ड होल्डर, बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द OCI कार्ड होल्डर, सिंपली मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पर्पज़, लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू द विजिट इंडिया। आपको भारत आने के लिए मल्टीपर्पज़, मल्टीपल एंट्री और लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा, बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप जब चाहे आइए जब चाहे चले जाइए। नेक्स्ट, एग्जाम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग द पुलिस अथॉरिटी को बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर रहते हो, भारत में कितने समय के लिए रहते हो। नेक्स्ट इज दे हैव सम पैरिटी विद द NRIs, कुछ कंडीशन में वो NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस, NRI एक्चुअली में सिटीजन्स होते हैं, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट लिविंग विद इन द
टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट OCI कार्ड होल्डर आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया, ये याद रखना है, बहुत क्लियर कट याद रखना है। पैरिटी कहाँ कहाँ पे रहेगी, दोनों में क्या समानता है? फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल फील्ड में एक्सेप्ट इन द एक्विजिशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन प्रॉपर्टी में इनको बराबरी नहीं मिलेगी, लेकिन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशन फील्ड में बराबरी मिलेगी। सेकंड, इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, यहाँ पे बराबरी मिल जाएगी। एंट्री फी है ना, आप कहीं घूमने जाते हो नेशनल मॉन्यूमेंट में तो दोनों का सेम चार्ज लगेगा। परसुइंग द फॉलोइंग प्रोफेशंस इन इंडिया, डॉक्टर बनते हो, डेंटिस्ट, नर्सेस, एडवोकेट वगैरह, तो दोनों का पैरिटी NRI और OCI दोनों सेम रहेंगे। टू अपीयर ऑन द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और वगैरह वगैरह जो एडमिशन है वहाँ पर आपकी पैरिटी रहेगी। पैरिटी विद द रेसिडेंट इंडियन नेशनल्स के साथ में पैरिटी कौन कौन सी जगह पर रहेगी? तो इंडियन नेशनल्स जैसे हम और आप जो देश के अंदर रह रहे हैं सिटीजन भी हैं। इन द मैटर ऑफ टैरिफ, एयर फेयर, डोमेस्टिक सेक्टर में अलग किराया नहीं लगेगा उन पे। एंट्री फी टू द विजिट द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा उन्हें, सेम पैसा देना पड़ेगा मतलब। नाउ अर्लियर पर्सन्स ऑफ द इंडियन ऑरिजिन POI and the OCI card holder were separate category, but they were merged for the simplification and the uniformification. पहले पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए स्कीम अलग से होती थी और OCI मतलब ऑरिजिन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए स्कीम अलग अलग होती थी। नाउ सरकार ने क्या किया है, अब दोनों को मर्ज करके OCI ही कार्ड होल्डर बना दिया गया है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए? की प्रिवेंशन इलीगल माइग्रेंट के बारे में बात है। तो इलीगल माइग्रेंट हु फुलफिल 4 कंडीशंस हैं। जो भी इलीगल माइग्रेंट है 4 कंडीशन को फुलफिल करता है विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे। क्या कंडीशन है उनकी? दे आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। इन धर्मों से बिलोंग करना चाहिए। कौन सा धर्म? हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो। दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान से आया हो या फिर बांग्लादेश से आया हो या पाकिस्तान से आया हो। अगर वो कहीं और से आया फिर वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। सिंपल है, नहीं कहलाएगा, कभी नहीं कहलाएगा, उनकी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, दे एंटर इंडिया ऑन और बिफोर दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं जो लोग। सिंपल है, 2014 के पहले आ चुके हैं वैसे। दे आर नॉट सेट इन ट्राइबल एरियाज, नॉट इन अ सेट इन ट्राइबल एरियाज, जैसे असम में नहीं है वो, मेघालय में नहीं होना चाहिए, मिजोरम में नहीं होना चाहिए, त्रिपुरा में नहीं होना चाहिए, 6 शेड्यूल वाले एरिया में नहीं होना चाहिए उन्हें। और इनर लाइन परमिट सिस्टम जहाँ पे लगता है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। कहाँ लगता है इनर लाइन परमिट? अरुणाचल प्रदेश में लगता है, मिजोरम में लगता है, नागालैंड में लगता है, यहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए, नहीं तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट कहलाए बोलेंगे। सिंपल है, 6 शेड्यूल और इनर लाइन परमिट सिस्टम जहाँ पे है उस एरिया में नहीं जाना है आपको अगर आप इलीगल माइग्रेंट हो। और ट्राइबल एरियाज़ कार्बी आंगलोंग, गारो हिल्स है और चकमा डिस्ट्रिक्ट है, जो मतलब स्पेशल राइट्स एरिया है। 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल के जो एरिया हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी अबव, है ना, आपके पास में कोई केस नहीं चल रहा है कोर्ट में। पीरियड ऑफ नेशनलाइजेशन है ऑब्टेन हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 साल से 5 साल कर दिया गया है ऐसे लोगों के लिए। पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन क्या हो गया इनके लिए? 11 साल से 5 साल हो गए फॉर द एबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट। अगर आप अफगानिस्तान से बांग्लादेश से आते हो, बांग्लादेश से आते हो, पाकिस्तान से हो, इन धर्मों से रिलेटेड हो, तब आपके लिए नेचुरलाइजेशन आसान हो गया, क्योंकि 11 साल की जगह आप 5 साल टाइम पीरियड आपका हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI इफ़ द OCI हैड वायलेटेड दी। अगर कोई व्यक्ति OCI कार्ड होल्डर है और अगर वो सिटीजनशिप एक्ट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को उल्लंघन करता है, संविधान नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करोगे तो तुरंत चली जाएगी, वो तो अलग ही बात है। गवर्नमेंट लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ का वायलेशन करना भी आपकी OCI कार्ड होल्डर भी कैंसिल करा सकता है। 5 ग्राउंड इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट द फ्रॉड, आपने फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन कराया था, सो डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन की डिसअफेक्शन, एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, एंगेज किए नेसेसिटी द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए अगेंस्ट हो, और विद इन द 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन OCI हेड सेंटेंस टू इम्प्रीजनमेंट फॉर द 2 ईयर और मोर। सिंपल हो गया। नाउ देयर इज अनदर टर्म NRC एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, NPR, बहुत ज़्यादा फेमस रहे ये, न्यूज़ में रहे। NRC क्या है और NPR क्या है, दोनों के बारे में जानते हैं। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडियन, सिंपल, लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सिंपल, NRC एक लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैं जो डिसाइड बोनाफाइड इंडियन सिटीजन्स हैं, दोज हु हैव फेल्ड टू एनलिस्ट द रजिस्टर विल बी डीम्ड ए इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, ऐसे सारे के सारे इंडियन सिटीजन टू डिसाइड बोनाफाइड इंडियन सिटीजन एंड दोज हु फेल टू एनलिस्ट इन देयर रजिस्टर, जो रजिस्टर में नहीं आ पाएंगे वो इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 प्रिपेयर्ड आफ्टर कंडक्ट ऑफ द सेंसस ऑफ 1951।
याद रखो, पहले ऐसा हो चुका है 1951 में। Showing the houses and holdings in the serial order, indicating the against each house is holding the number and the names. Number and names बताया गया था string and these register covered the each and every person enumerated during the census of 95 एनआरसी और सेंसस में क्या डिफरेंसेस है, एनआरसी और सेंसस में क्या रिलेशन है। तो एन सेंसस जो है कंडक्टेड एवरी डेकेड, हर 10 साल में होता है, नेशनल लेवल पे होता है और गिव द स्टेट ऑफ विंडो टू द साइज एंड द नेचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो हमें सेंसस से पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, हर 10 साल में होती है। बट एनआरसी क्या है, एनआरसी इज़ अ यूनिक एक्सरसाइज वेयर द ओनस टू प्रूव सिटीजनशिप लाइज विद द सिटीजन। आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, आपके ऊपर ओनस है, आपके ऊपर रहेगा दबाव। दे हैव टू थ्रू अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही, सो दे हैव कम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाउ दे हैव कम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक कैसे बने हो आपको बताना पड़ेगा, सरकार नहीं बताएगी। समझ में आ गया, ये अंतर है दोनों चीज़ों में, सेंसस में और एनआरसी में। रिसेंटली एनआरसी फॉर द फर्स्ट टाइम अपडेटेड ओनली इन असम, अगस्त 2019। 1951 के बाद में पहली बार अपडेट हुआ है असम में, 2019 में अपडेट हो चुकी है असम में। देन कम्स द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है अभी, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सिंपली क्या है, एक यूजुअल रेसिडेंट ऑफ कंट्री है। और रेसिडेंट और सिटीजन में समझ में आता है आपको, रेसिडेंट मतलब जो भारत में रह रहा है वो रेसिडेंट होता है। अब वो नागरिक भी हो सकता है, इलीगल माइग्रेंट भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। यूजुअल रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज़ वन हु हैज़ बीन रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर एट लीस्ट लास्ट 6 मंथ, कम से कम 6 महीने से एक जगह पर रह रहा है कोई बंदा, उसे बोलेंगे हम यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, स्टे इन पर्टिकुलर लोकेशन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और जिसका डिसाइड भी है अगले 6 महीने भी वो रहेगा वहीं पे। सो NPR में हैव अ फॉरेनर एज वेल, तो NPR में फॉरेनर्स भी रहेंगे, सिटीजन्स भी रहेंगे, रेसिडेंट भी रहेंगे, सारे के सारे जो देश में रह रहे हैं। बट जो आपका NCR है, NRC है, NRC में ओनली सिटीजन, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर रहा, आई होप समझ में आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, रिवीजन कर लें प्रीलिम्स का साथ में मिलके, है ना। थैंक यू सो मच।